Hello everyone, how are you? I hope you are all good. I'm also good. फिर से आपके समक्ष डॉक्टर सुषमा रानी आपके यूट्यूब अनुष्ठान चैनल पर और चलते हैं क्लास में। जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, लास्ट क्लास में हमने सिमला एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हमने पढ़ी 1901 में, जो कि लॉर्ड कर्जन के द्वारा दी गई थी। लॉर्ड कर्जन ने एजुकेशन के लिए कुछ उसमें 152 पॉइंट्स उसमें अराउंड उन्होंने वो थे जो पास किए थे, तो वो हमने उसमें पढ़ा और कैसे उन्होंने जो 1901 का जो वो था आपका कॉन्फ्रेंस थी, उसमें क्या क्या चीजें हुई कैसे। तो इसमें उसी में एक इंडियन, आज का जो हम ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसी से रिलेटेड है, इंडियन यूनिवर्सिटीज कमीशन 1902। ये भी किस लॉर्ड कर्जन ने ही इसको क्या इम्प्रूवमेंट जो अपने सजेशंस दिए थे इन्होंने, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो जैसा हमें पता है कि लॉर्ड कर्जन जिस टाइम यहाँ का वायसराय बन के आए, उस टाइम पर जो इंडिया की कंडीशन थी, इंडिया की जो सिचुएशन थी एजुकेशन की, वो बहुत ही कहते ना बिल्कुल एकदम डामाडोल थी, बिल्कुल ही दयनीय कंडीशन में हमारी एजुकेशन की वो थी। तो उसी को रिफॉर्म करने के लिए इन्होंने ये कमेटी बिठाई, ये कॉन्फ्रेंस की, और उस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने फिर यहाँ पर देखा कि सारा जो यहाँ की इंडियंस स्कूल्स थे या इंडियंस जो यूनिवर्सिटीज थी, उनका इन्होंने क्या ना एक सर्वे किया सभी का, हर एक एरियाज में जो यूनिवर्सिटीज के एरियाज थे, चाहे आपका टीचिंग मेथड्स हो, टीचर्स हो, करिकुलम हो, सभी का इन्होंने एक कहते हैं ना डीप स्टडी की और उसमें इन्होंने पाया कि जो यहाँ पर एजुकेशन है उसमें इम्प्रूवमेंट की बहुत ज्यादा ही आवश्यकता है। तो यहाँ पर इन्होंने इसी के लिए ये नेम यूनिवर्सिटीज कमीशन 1902 में दिया, जिसमें सेट बाय लॉर्ड कर्जन द वायसराय ऑफ इंडिया आफ्टर द सिमला एजुकेशन कॉन्फ्रेंस। ये जो आपका 901 में था, यहाँ पे हमारा सिमला जो कॉन्फ्रेंस था 901 में थी, ठीक है। तो अब इसका जो पर्पस था, जो आपका यूनिवर्सिटीज का पर्पस था, जो ये कमीशन लाए, इसका पर्पस था टू स्टडी द कंडीशन ऑफ इंडिया, यूनिवर्सिटीज एंड सजेस्ट ए रिफॉर्म टू इम्प्रूव हायर एजुकेशन। क्या किया इन्होंने? हायर एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए, मतलब जो मेन इसका पर्पस था, इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन जो आया था 1902 में, इसका मेन पर्पस था कि जो हमारी यहाँ पर यूनिवर्सिटीज है उसकी जो कंडीशंस खराब थी हायर एजुकेशन में, तो उसको इम्प्रूवमेंट किया जाए। अब इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? मेन ऑब्जेक्टिव्स में हम देख लेते हैं मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कमीशन। ऑब्जेक्टिव ऑफ द कमीशन, फर्स्ट है इसमें टू इन्वेस्टिगेट द वर्किंग ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज। तो यहाँ पर मेन इनका ऑब्जेक्टिव में इन्होंने अपना वो दिया, मेन जो इस कमीशन को लाने का इनका मोटिव था वो था कि जो यहाँ पर वर्किंग यूनिवर्सिटी थी उस टाइम पर, जो इंडियन यूनिवर्सिटी थी, उनको इन्वेस्टिगेट करना कि उनमें कैसे एजुकेशन का सिस्टम चल रहा है और कैसे उसमें टीचर अपॉइंटेड हैं, या जो भी वहाँ जो सीनेट ने अपॉइंट किए थे, क्या वो सफिशिएंट है या बहुत ज्यादा हैं। क्योंकि यहाँ पर इस टाइम बहुत ज्यादा जो यहाँ पर इंडिया में बहुत ज्यादा यूनिवर्सिटी बहुत एकदम कितना बाढ़ आ गई थी, तो एकदम ज्यादा खुलती जा रही थी, और उसमें क्वालिटी जब ज्यादा चीजें होती जाती हैं तो उसमें क्या होता है ना, क्वालिटी कहीं ना कहीं उसकी डाउन हो जाती है। तो यहाँ पर भी यही हो रहा था कि जो यूनिवर्सिटी थी हायर एजुकेशन की, जितनी भी ज्यादा वो संख्या में
खुल तो जा रही थी, लेकिन एजुकेशन की क्वालिटी डाउन होती चली जा रही थी धीरे धीरे ना। और जब ज्यादा खुल रही थी, ज्यादा बच्चे आ रहे थे, तो उसमें क्या हुआ, एजुकेशन जो एजुकेटर थे, जो टीचर थे, जो प्रोफेसर थे, उनकी भी इतनी मात्रा में नियुक्ति नहीं की जा रही थी जितना कि स्टूडेंट या यूनिवर्सिटीज ओपन की जा रही थी। तो उससे क्या हुआ, जो टीचर थे उन पे लोड बढ़ता गया और एजुकेशन जो उनका एक क्वालिटी देनी थी एजुकेशन की, वो क्वालिटी भी नहीं दी जा रही थी यहाँ पर। तो ये एक इन्वेस्टिगेट करने का कि वर्किंग कंडीशंस कैसी है, कैसे टीचर्स हैं, कैसी वर्किंग चल रही है, ये एक बहुत बड़ा यहाँ पर इसका ऑब्जेक्टिव था और बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव था। और इस टाइम में अगर जब हम आज की बात करते हैं, तो आज भी हम देखते हैं जब यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस ज्यादा से ज्यादा खुलते जा रहे हैं और उसमें जब हम एजुकेशन की जो पॉलिसी होती है हम उसको रिफॉर्म नहीं करते हैं या लंबे टाइम के बाद करते हैं, तो क्या होता है, वो जो एजुकेशन की कंडीशन है, जो अकॉर्डिंग टू टाइम चीजें चेंज होती हैं। अब अकॉर्डिंग टू टाइम जब चेंज नहीं होता है एजुकेशन में, तो भी एजुकेशन की कंडीशन डाउन होती जाती है। तो हम आज भी देखते हैं कि आज भी यूनिवर्सिटीज में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स है। तो उस टाइम भी इन्होंने इन्वेस्टिगेट किया और उसकी जो वर्किंग कंडीशन को इन्वेस्टिगेट किया, मेन ऑब्जेक्टिव ये था। नेक्स्ट है suggest way to improve universities education administration and standard। मतलब यहाँ पर इन्होंने क्या किया, एडमिनिस्ट्रेशन जो एजुकेशन और यूनिवर्सिटी की एजुकेशन और उसका स्टैंडर्ड है ना। तो यूनिवर्सिटी को इन्होंने ये सजेस्ट किया कि यूनिवर्सिटी में जो एजुकेशन दी जा रही है उसको इम्प्रूव किया जाए। दूसरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो आपकी एक यूनिवर्सिटी को सिस्टम को चला रहा है, जो भी एडमिनिस्ट्रेट कर रहा है, उसकी सिचुएशन को, उसका स्टैंडर्ड को बढ़ाया जाए, जिससे कि मेन फोकस जो यूनिवर्सिटीज का क्या है, एजुकेशन प्रोवाइड कराना। अब अगर एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा नहीं होगा तो जो आपके विश्वविद्यालय हैं, जो यूनिवर्सिटीज हैं, उसकी सिचुएशन अच्छी नहीं होगी। उसका इन्होंने एक स्टैंडर्ड होना चाहिए कि एजुकेशन को सुचारू रूप से वहां पर चलाया जाए, जो भी एजुकेशन के सिस्टम है उसको इम्प्रूव करके और उसका एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया जाए। क्योंकि जो आपके यूनिवर्सिटीज हैं उनका काम है अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कराना, और अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाएगी तभी हमारी जो चीजें हैं वो अच्छे से चल पाएंगी। क्योंकि यहाँ पर जो लॉर्ड कर्जन है वो जानते थे कि जो हमारी सोसाइटी है वो तभी अच्छे से डेवलप होगी जब हमारी एजुकेशन की जो स्टैंडर्ड है वो एक अच्छा होगा। तो यहाँ पर इन्होंने ये किया, सजेस्ट किया कि इम्प्रूव यूनिवर्सिटी एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्टैंडर्ड। तो यहाँ पर ये किया। थर्ड है टू रिकमेंड बेटर कंट्रोल ओवर यूनिवर्सिटीज। क्या था, उस टाइम पे जितनी भी यूनिवर्सिटीज थी, तो जो भी इनसे एफिलिएटेड कॉलेज थे, ये बहुत जल्दी से उनको परमिशन दे रहे थे, तो इसीलिए खुलती जा रही थी। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि आपको ये कंट्रोल करना पड़ेगा ओवर यूनिवर्सिटीज में। अगर आप इन पे कंट्रोल नहीं करोगे तो ये खुलती जाएंगी और जो आपका एजुकेशन का जो लेवल है वो डाउन होता चला जाएगा। इसीलिए उन्होंने कहा कि कंट्रोल वे में और सभी यूनिवर्सिटी को पर कंट्रोल होना चाहिए। किसका? गवर्नमेंट का, है ना। गवर्नमेंट कहा कि जो वहां से ब्रिटिश जो सीनेट थी, तो वहां से इन्होंने अपना कंट्रोल मतलब यूनिवर्सिटीज पे रिकमेंडेड किया। नेक्स्ट है मेन रिकमेंडेशन। इसी में इन्होंने, ये तो इनके मेन ऑब्जेक्टिव्स थे, अब यहाँ पे इन्होंने क्या रिकमेंड किया। फर्स्ट है यूनिवर्सिटीज सीनेट रिड्यूस द साइज एंड मोर गवर्नमेंट नॉमिनेट मेंबर्स।
एक तो यूनिवर्सिटीज के जो साइज है, जो ना धड़ल्ले से एफिलेटेड हो रहे थे, कॉलेज खोले जा रहे थे, धड़ल्ले से विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटीज ओपन हो रही थी, वो उनको रिड्यूस किया जाए। रिड्यूस करने का मेन पर्पस यही था कि जब आप कम होंगे तो एजुकेशन का जो सिस्टम है वो आप अच्छे से एक सिस्टमेटिक तरीके से चला पाओगे, क्योंकि हर थोड़े डिस्टेंस पे आपकी यूनिवर्सिटीज नहीं होनी चाहिए, इन्होंने ये कहा। तो यूनिवर्सिटीज का जो साइज है वो रिड्यूस किया जाए। दूसरा, जो उसमें मेंबर हैं यूनिवर्सिटीज में, जो एडमिनिस्ट्रेशन जो देख रहे हैं यूनिवर्सिटीज का, वो ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट उनको नॉमिनेट करे, गवर्नमेंट के वो हो पदाधिकारी हो। तो ये इनका मेन यहाँ पर इन्होंने रिकमेंड किया। नेक्स्ट है एफिलेटेड कॉलेज सेट रूल्स फॉर कॉलेज टू गेट कीप यूनिवर्सिटीज एफिलिएशन। मतलब जो आपके एफिलिएशंस के रूल हैं, एफिलिएशंस आपको यूनिवर्सिटी का एक क्राइटेरिया जो किया गया है वो आपको स्ट्रिक्टली अपनाया जाना चाहिए, कि ये नहीं है कि हर किसी को आप ऐसे ही यूनिवर्सिटी खोलने दिया जाए और रूल्स फॉलो ना करें। हर एक यूनिवर्सिटी को खोलने के या किसी भी संस्था को खोलने के लिए एक क्राइटेरिया होता है, तो वो जब तक फुलफिल ना हो वो आपका ना दिया जाए, एफिलिएशन मतलब ना दिया जाए यूनिवर्सिटीज को। नेक्स्ट है इनका रिसर्च। रिसर्च का इन्होंने एरिया में स्टडी की, देखा कि रिसर्च का जो पार्ट है उसमें बहुत ही लैक है। रिसर्च तो यहाँ पर उस टाइम में जब ब्रिटिशर्स यहाँ आए थे तो रिसर्च के नाम पे यहाँ कुछ भी नहीं होता था, बहुत ही रेयर चीजें थी, बहुत ही कहते ना के बराबर थी रिसर्च, पर ना के बराबर। इसीलिए इन्होंने फोकस किया इन चीजों पे, एनकरेज साइंटिफिक एंड हायर एजुकेशन रिसर्च। यहाँ पर इन्होंने कहा कि जो आपका रिसर्च का पार्ट है, रिसर्च का जो एरिया है उसको इम्प्रूवमेंट करें, जो पुराना है उसमें इम्प्रूवमेंट करें और उसको ज्यादा से ज्यादा एनकरेज किया जाए बच्चों में, ये बच्चों में साइंटिफिक एंड हायर एजुकेशन रिसर्च। मतलब आप साइंटिफिक तरीके से चीजों में ज्यादा से ज्यादा बच्चे रिसर्च करें, टेक्नोलॉजी को अपना के रिसर्च करें, है ना। तो ज्यादा से ज्यादा यहाँ रिसर्च को इनकरेज करें, जिससे कि जो आपकी यूनिवर्सिटीज हैं उसमें नई नई चीजें आएंगी, न्यू इन्वेंशंस होंगे, तो आपकी एजुकेशन की कंडीशन में भी जो आपकी कंडीशन उस टाइम पे खराब हो गई थी उसमें भी सुधार आएगा। नेक्स्ट है करिकुलम और एग्जामिनेशन। जैसे कि हम आज भी बात करते हैं, जब हम रिसर्च की ही बात करते हैं, पहले यही देख लेते हैं, जब हम रिसर्च की बात करते हैं तो जैसा कि हम पढ़ रहे थे कि जो हमारी आज भी गवर्नमेंट है, जब हम रिसर्च में जाते हैं तो हमारी जो गवर्नमेंट ने 0.5% हम एक्सपेंसेस सिर्फ रिसर्च पे होता है, जबकि हम अदर कंट्रीज में देखेंगे तो 5%, 3%, 2% होता है, यहाँ पर 0.5% इंडिया में होता है। तो आज के सिनेरियो में भी हमारे जो रिसर्च की कंडीशन है बहुत अच्छी नहीं है, बहुत ही आज भी बुरी है। इसको बुरा ही कहेंगे कि इतना कम अमाउंट गवर्नमेंट रिसर्च पे खर्च करती है, आज भी, उस टाइम में भी था और आज भी है। ये सिचुएशन आज भी इतने सालों के बाद, जब हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री हैं, तो आज भी रिसर्च की जो सिचुएशन है, जितना गवर्नमेंट को एजुकेशन के में रिसर्च पे खर्च करना चाहिए उतना एक्सपेंस नहीं किया जाता है, जिससे कि कहीं ना कहीं हम टेक्नोलॉजी में और साइंटिफिक तरीके से कहीं ना कहीं लैग कर जाते हैं कई चीजों में। तो उस टाइम इन्होंने देखा कि भाई रिसर्च को एनकरेज ज्यादा से ज्यादा जब हम करेंगे तो एजुकेशन इंप्रूव होगी। नेक्स्ट है करिकुलम एंड एग्जामिनेशन।
जो लॉर्ड ये कर्जन थे, इन्होंने कोई एरिया नहीं छोड़ा। और क्योंकि जैसे कि हमें पता है कि ये एक मतलब लर्निंग स्कॉलर थे, आपके ग्रेट स्कॉलर थे, और बहुत ही कितना इनको इंटरेस्ट था, एजुकेशन एजुकेशन लवर थे ये। तो इन्होंने इसीलिए हर एक एरिया पे डीपली स्टडी की, और डीपली इन्होंने अपने सजेशंस भी उसी के रिजल्ट है कि इन्होंने एक अच्छी एजुकेशन यहाँ पे प्रोवाइड कराई, एक अच्छा इम्प्रूवमेंट यहाँ पर एजुकेशन में आया, जो कि ये एजुकेशन का एक तरह से उस टाइम पे टर्निंग पॉइंट भी था। तो करिकुलम और एग्जामिनेशन की बात यहाँ पर कर लेते हैं। इम्प्रूव करिकुलम एंड एग्जामिनेशन सिस्टम। उस टाइम यूनिवर्सिटी सिर्फ जो करिकुलम है, जो अकॉर्डिंगली सोसाइटी की नीड है, साइंटिफिक करिकुलम चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए करिकुलम में, एक हमारी सोसाइटी को डेवलप करने के लिए करिकुलम रखा जाता है, हमारे जो एजुकेशन की एम रखे जाते हैं वो फुलफिल करने के लिए करिकुलम रखा जाता है। करिकुलम में जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं, अगर वो फुलफिल हो ही नहीं रहे हैं, ऐसा करिकुलम बनाया ही नहीं जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हम एजुकेशन में बड़ा लॉस करते हैं, बिग लॉस होता है हमारा और हमारी सोसाइटी का। तो इसीलिए इन्होंने बात की है करिकुलम की, कि एक ऐसा करिकुलम सेट किया जाए जो कि एक इंडियन कल्चर में, इंडियन सोसाइटी की जो नीड है हर एक एरिया में, जिससे कि वो डेवलप हो सके, वैसे ही उसका करिकुलम भी सेट किया जाए। अब एग्जामिनेशन की बात करते हैं, तो एग्जामिनेशन की बार बार एग्जामिनेशन बहुत ज्यादा लेना, और एग्जामिनेशन का एक सिस्टम नहीं होना, और ओवर एग्जामिनेशन लेना, तो वहां भी कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम्स आई। तो इसे भी इन्होंने एक सिस्टमेटिक तरीके से एग्जामिनेशन को इम्प्रूव करने की यहाँ बात कही है, एग्जामिनेशन सिस्टम को और करिकुलम को। तो यहाँ भी इन्होंने इसमें इम्प्रूवमेंट की बात की है। नेक्स्ट है इंस्पेक्शंस। अलाउ रेगुलर गवर्नमेंट इंस्पेक्शन ऑफ कॉलेज। जितने भी हमारे कॉलेजेस हैं उसको इन्होंने इंस्पेक्शंस की बात की है कि रेगुलर बेस पे आपका कितना, अभी आपने एक या तो हर मंथ में एक डेट फिक्स हो जाए, या आपकी एवरी ईयर में 2 टाइम्स तो मिनिमम होना ही चाहिए। तो इन्होंने इंस्पेक्शंस की बात की है कि आपको गवर्नमेंट इंस्पेक्शन करे, जो गवर्नमेंट के अधिकारी हैं वो कॉलेज का इंस्पेक्शन करें कि एजुकेशन का सिस्टम जो है वो किस तरीके से चल रहा है, क्या प्रॉपर जो गवर्नमेंट ने फुलफिल आपके ऑब्जेक्टिव रखे हैं एजुकेशन के, वो इम्प्रूव हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं, वो फुलफिल हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। या जो आपके कितनी जो एक क्राइटेरिया है किसी भी कॉलेज का कि भाई इतना आपका एरिया होना चाहिए, इतने आपके सब्जेक्ट होने चाहिए, इतने आपका ये कोर्सेज होने चाहिए, तो क्या कॉलेज वो फुलफिल कर रहा है या नहीं, क्या आपके टीचिंग मेथड्स होने चाहिए, क्या आपका करिकुलम होना सेट होना चाहिए। किसी भी कॉलेज का टीचर करिकुलम, जो भी उस करिकुलम के ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल हो पा रहे हैं या नहीं, इस चीज के लिए, और क्या आपके कितना एजुकेशन पर खर्चा हो रहा है उसका इंस्पेक्शन करने के लिए गवर्नमेंट के आपके इंस्पेक्टर होने चाहिए। यहाँ पर इन्होंने ये कहा था कि रेगुलर बेस पे हो। इससे क्या बेनिफिट होगा, जब आपका किसी भी कॉलेज का इंस्पेक्शन रेगुलर बेस पे होगा, जो भी क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जब इंस्पेक्शंस होंगे तो क्या होगा, उस कॉलेज में जो एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं, चाहे तो एडमिनिस्ट्रेशन वाला वो लोग हो या आपके टीचर, प्रोफेसर, प्रिंसिपल्स जो भी होंगे, उनपे एक प्रेशर रहेगा। और उनपे एक प्रेशर रहने से इन द सेंस कि आपको सिस्टम में रहकर आपको जो चीजें क्राइटेरिया में है वो प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो आज भी हम जब बात करते हैं, जब देखते हैं कि एक सिस्टम बना हुआ है कि भाई इस टाइम पे इतने टाइम में इस कॉलेज का इंस्पेक्शन होगा, तो हम देखते हैं कि आज भी कई
हर एक एरिया में आप अलर्ट हो जाते हैं। तो यही मतलब था इनका, जिससे कि सिस्टम एजुकेशन का सिस्टम इंप्रूव हो और सिस्टमेटिक तरीके से चले। नेक्स्ट है डिसिप्लिन एंड एफिशिएंसी make universities more disciplined and professionally run। मतलब इन्होंने कहा कि जो यूनिवर्सिटी है उनका एक डिसिप्लिन हो, उनमें एक सिस्टम हो। अब डिसिप्लिन कैसे कि भाई कितने आपके जो मान लीजिए आपके कितने प्रोफेसर होने चाहिए, वो उसका डिसिप्लिन होना चाहिए। एक कैसे उस कॉलेज का सिस्टम है वो आपका होना चाहिए। कौन कौन सी आपकी कॉलेजेस में कोर्सेज चल रहे हैं वो एक सिस्टम में और डिसिप्लिन में होने चाहिए। आपके जो छात्र हैं, आपके जो स्टूडेंट्स हैं, वो डिसिप्लिन रहे, उनको एक सिस्टम में रखे। कैसे सिस्टम उस एडमिनिस्ट्रेशन ने बनाया है किसी भी कॉलेज का, जो क्राइटेरिया के अनुसार है, जो वो चल रहा है या नहीं, वो आपका डिसिप्लिन होना चाहिए सभी यूनिवर्सिटी का। और मोर प्रोफेशनली, मतलब डिसिप्लिन ये प्रोफेशनली तरीके से जब हम कोई भी कॉलेज खोलते हैं तो प्रोफेशनली तरीके से क्या है, वहां पर आपका एक टाइम टेबल होगा, आप एक सिस्टम में जा रहे हैं। तो आपका जो सिस्टम होता है, एक आपका वहां पर कि आपके स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट वेल डिसिप्लिन होने चाहिए, आपकी यूनिफॉर्म वेल डिसिप्लिन में आए बच्चे, वो आपका होना चाहिए। तो यहाँ पर इन्होंने इस टाइप के आपके जो लॉर्ड कर्जन थे, इन्होंने ये सजेशंस दिए थे कि यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में एक सिस्टम और डिसिप्लिन हो और ये सारी चीजें इंप्रूव की जाए। ऐसे ही प्रोफेशनली जितने भी कोर्स हैं, या प्रोफेशनली तो आप वही होगा ना कि आप करिकुलम होगा, टाइम टेबल होगा, टीचर होंगे, प्रोफेसर्स होंगे, और एक आपके उसमें जो आपका उसका एक सिस्टम का जो लेखा जोखा होता है वो भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने इन सब की बात की है। ये आपका लॉर्ड कर्जन ने जो एजुकेशन का दिया, इन्होंने इस कमीशन में जो बात की वो एक अच्छी बातें थी। लेकिन जैसा कि हमने देखा कि कॉन्फ्रेंस जब इन्होंने की थी तो बिल्कुल एकदम गुप्त तरीके से की थी, कहीं ना कहीं इंडियंस इनके अगेंस्ट हो गए थे, और यहाँ पर भी इंडियंस इनसे अगेंस्ट ही थे यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारी चीजें। अब इन्होंने ये भी कहा था कि जो सीनेट है, जो वहां से जो भेजती थी उनको भी कम किया जाए। जो सीनेट में जो इन्होंने किया था ना, हाँ, जो ये सीनेट होती थी जो रिकमेंड करती थी, तो इसमें भी इन्होंने एक और चीज बोली थी कि उसमें 9 to 15 कैंडिडेट मेंबर्स होते थे, तो उसमें भी उनको आगे चल के एक तो उसका वोट से हो, उनका जो वो होता है सीनेट जो थी एजुकेशन के लिए जो बनाई गई थी, उसमें जो भी वो रिकमेंड करते थे उसमें 9 to 15 मेंबर्स होते थे। और वो इन्होंने कहा, इन्होंने एक सजेशन दिया था कि जो ये मेंबर्स हैं इनको इलेक्टेड किया जाए, मतलब इनका निर्वाचन, इनको चुना जाना चाहिए, इनको सिर्फ ऐसे ही अपॉइंट नहीं करना चाहिए, इनको चुना जाना चाहिए। तो यहाँ भी इन्होंने एक अपना सजेशंस दिया था इसके लिए। हाँ, तो ये था, हमने देखा कि कैसे 1902 का हमारा कमीशन था, यूनिवर्सिटी कमीशन। तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में। हाँ, इन्होंने एक और चीज की थी, जो सीनेट के जो वो थे सदस्य, इन्होंने 9 to 15 होते थे, इन्होंने यहाँ पर एक चीज और कही थी कि सीनेट के सदस्यों की संख्या जो वो भी कम होनी चाहिए, है ना, और उनकी जो टाइम है वो 5 इयर्स का होना चाहिए, मतलब वो अपने पद पे 5 इयर्स तक रह सकते हैं, रहने चाहिए। तो यहाँ पर इन्होंने ये और चीज की थी।
और जितने भी आपके यहाँ से यूनिवर्सिटी से जितने भी एफिलेटेड कॉलेज थे उनको एक क्या ना संगठित तरीके से आगे उनकी जितने भी वो थी जितने भी यहाँ पर इन्होंने कॉलेजेस एफिलेटेड किए थे वो उनको उनकी एजुकेशन एक सिस्टमेटिक तरीके से हर एक एरिया में इम्प्रूव होनी चाहिए। तो ये लॉर्ड कर्जन का एक बहुत ही एजुकेशन में एक अच्छा पॉइंट था कि उस टाइम एक कहते हैं कि टर्निंग पॉइंट था एजुकेशन का कि इन्होंने जो हायर एजुकेशन पर बात की है, चाहे आपका विश्वविद्यालय आयोग का वो 1904 का हम पढ़ेंगे, अभी जो भी आपकी 1901 में कमीशन कॉन्फ्रेंस में जो इन्होंने संगठित किया इसमें बात करी है, चाहे आपका 1902 का हो जब इसमें इन्होंने सारी हायर एजुकेशन पर ही बात की है। तो चलिए चलते हैं, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में और चैनल को शेयर जरूर कीजिए और देखते रहिए क्लास को और लाइक्स कीजिए। धन्यवाद। आई डोंट नो कैसे बनी होगी।